जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि किस प्रकार से रही है, आज हम उस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर शशांक दत्तात्रेय कुलकर्णी। डॉक्टर कुलकर्णी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पॉलिटिकल साइंस के प्राध्यापक हैं। साथ ही साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के आप एक्सपर्ट हैं। कई विषयों पर आपकी आधिकारिक पकड़ है और कृषि पर सबसे ज़्यादा पकड़ है, क्योंकि पूर्व में आप कृषि से संबंधित कई प्रोजेक्ट किए हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब हम ज्ञान परंपरा की बात करते हैं और उसमें भी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कई विषय में हम निष्णात रहे हैं पूर्व में जी। लेकिन क्या कृषि में भी, जो कृषि का जो क्षेत्र है ये बड़ा व्यापक क्षेत्र है, तो इस कृषि वाले क्षेत्र में भी भारतीय ज्ञान परंपरा समृद्ध और मजबूत रही है? जी, बिल्कुल रही है जी। और आज का जो जिस विषय का हमने चयन किया है, भारतीय ज्ञान परंपरा और उसका कृषि के संदर्भ में महत्व, मुझे लगता है बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भारत जैसे देश के लिए, क्योंकि यहाँ 70% से ज़्यादा लोग कृषि के ऊपर निर्भर है। और हम लोग कहते भी हैं भारत कृषि प्रधान देश है। जी, और इस संदर्भ में अगर हम सोचा जाए तो भारतीय ज्ञान परंपरा बनती ही है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की ओर बढ़ती है। बिल्कुल। तो हजारों सालों की जो हमारी ज्ञान की परंपरा है, उसको और कृषि को हम अलग अलग नहीं देख सकते, क्योंकि भारत का इतिहास एक प्रकार से इस देश के कृषि का इतिहास भी रहा है। और इस कारण हमारे देश का एक मूलभूत कार्य और मूलभूत संस्कृति जो है वो कृषि संस्कृति थी। और जो भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि के संदर्भ में भी इतनी सारी बातें, इतना सारा चिंतन हो चुका है, और वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, अभी तो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के लिए एक शाश्वत खेती के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये प्रश्न हम आपसे करें कि भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि का क्या रहा है, कैसे रहा है, जी, हम उसको कैसे देखते रहे, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पहले के ऋषि महर्षि चिंतक वैज्ञानिक कृषि को किस प्रकार देखते रहे हैं? अगर हम ऋग्वेद की भी बात करें जी, तो ऋग्वेद में भी कृषि के बारे में चिंतन या कृषि के बारे में ज्ञान की निर्मित आपको दिखाई देगी। ऋग्वेद में एक श्लोक आता है, उसमें कहा गया है कि कृषिमित कृषस्व, खेती ही करो। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों में अगर श्रेष्ठतम कार्य अगर कौन सा है तो वो कृषक का कार्य है, क्योंकि कृषक नवनिर्मित करता है, कृषक अन्न को निर्माण करता है और जिसके माध्यम से हम सभी का पोषण होता है। इस प्रकार से जमीन का दोहन करते हुए, धरती को माता मानते हुए हमारे यहाँ का कृषक अर्थात किसान खेती में काम करता है। तो वो जो एक जीवन दर्शन कृषि के साथ जोड़ने का जो एक यशस्वी प्रयोग हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने किया, वो एक महत्वपूर्ण है भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से। उसके बाद अलग अलग जो पुराण हैं या अलग अलग संहिता जो हमारे भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है, पराशर मुनि जैसे ऋषि है, यहाँ तक कि चाणक्य जो है उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें भी वो कृषि के बारे में, लैंड रिफॉर्म के बारे में, उसके बाद एग्रीकल्चर टैक्सेशन के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। और अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की भी बात करें तो हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले अपने स्वराज्य में हमारे किसानों के जो राइट्स है, किसानों के लिए जो सुविधा है, इसके बारे में ध्यान दिया। इसका मतलब भारत के जो शासक रह चुके हैं और भारत में जिस प्रकार से एक राज्य और समाज व्यवस्था रही है, उसमें हमेशा कृषि को केंद्र स्थान मिला है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब अपने यहाँ एक कहावत भी है, उत्तम खेती मध्यम बात, निर्हीन सेवा भीख दान, इस प्रकार की कुछ चर्चा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कृषि पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो जिस प्रकार से आज जेनेटिक इंजीनियरिंग है, केमिकल का उपयोग हम कर रहे हैं और नई नई चीज़ें मतलब खोज रहे हैं, जान रहे हैं, कर रहे हैं, तो ऐसा पूर्व में भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें हुई है? हाँ, बिल्कुल हुई है।
अपने भारत के जो हरित क्रांति के जनक है प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन, तो 2019 में उनके साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला जी। मैं प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन जो चेन्नई में है वहाँ पे कुछ समय के लिए था। तो एक बार उनसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने इस जो आपने सवाल पूछा उसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात की थी जो अभी मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे देश के अंदर हजारों सालों से खेती होती है, हजारों सालों से हमारे किसान खेती कर रहे हैं, लेकिन और अभी तक हम उस ज़मीन के अंदर खेती कर रहे हैं, तो ज़मीन की जो सुपीकता है, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, वो हमारे पूर्वजों ने बना के रखी, वो खत्म नहीं हुई। ये बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी और बात अभी आपका हम है। देख रहे हैं 30-40 साल के अंदर बहुत सारी ज़मीन बंजर होती जा रही है, नापिक होती जा रही है, उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है। जहाँ पे इतने हजार सालों में फर्टिलिटी कम नहीं हुई और अभी 30-40 साल में हमने इतना एक भूमि प्रदूषण किया है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हम करते हैं तो हमारे पूर्वजों का भारतीय खेती के प्रति एक भारतीय दृष्टिकोण था, उसको समझने की, जानने की और व्यवहारिक जीवन में उसको लाने की आवश्यकता है। फिर तभी हम आने वाले पीढ़ियों के लिए ये खेती जो है वो शाश्वत रूप से आगे दे सकते हैं। मेरा एक और बीच का सवाल था कि जैसे हमने कहा कि भूमि जैसे जी जो ज़मीन है जी मतलब मिट्टी है, मिट्टी पर ही खेती होती है। जी तो हमने आपका कहना है कि हमने ऐसी कृषि व्यवस्था विकसित की भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय चिंतकों ने, वैज्ञानिकों ने, कि उस पर वो खेती लगातार करते रहे लेकिन उसकी फर्टिलिटी कम नहीं हुई। जी। मेरा सवाल कुछ दूसरा है। जी, सवाल ये है कि जिस प्रकार से आज जेनेटिक इंजीनियरिंग पर हम जा रहे हैं, हम कई प्रकार के केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, हम कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी कृषि जो है वो बढ़ जाती है, मतलब हम ज़्यादा पैदावार कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात भारतीय ज्ञान परंपरा में देखने को, समझने को, जानने को मिलती है? जी बिल्कुल। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जी, इन्होंने कुछ समय पहले एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया, ITK करके, मतलब इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन एग्रीकल्चर, और उसके कई सारे वॉल्यूम्स अभी हमारे सामने प्रस्तुत है, उनके वेबसाइट पे भी वो सभी के लिए अवेलेबल है। तो उन्होंने ऐसे ही भारतीय कृषि के इतिहास में जाके इस प्रकार की तकनीकी, चाहे वो फर्टिलाइज़र के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड के क्षेत्र में हो, इरिगेशन के सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के संदर्भ में हो, हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार के टेक्निक्स विकसित किए थे, तो उसके ऊपर शोध करके ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स उस वॉल्यूम्स के अंदर उन्होंने रखे हैं। लेकिन अभी हमारे पास समस्या ये आ रही है कि उसको हम टेस्ट करके प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वर्तमान संदर्भ में कैसे उसको इम्प्लीमेंट। तो अभी एक प्रकार से भारत सरकार और कृषि मंत्रालय के सहयोग से एक बहुत महत्वपूर्ण काम मैं समझता हूँ कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज इन एग्रीकल्चर इस प्रकल्प के माध्यम से हुआ है। अब उस वॉल्यूम्स को हम जमीन स्तर पर कैसे लाएंगे और किसानों के, जैसे हम कहते हैं कि लैब टू लैंड, तो वो लैंड तक कैसे पहुंचेगा, ये हमारे सामने एक चुनौती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सारे किसान बंधु और उनसे जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर अगर एक साथ आए तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा को वर्तमान की खेती में व्यवहारिक धरा पर उतार सकते हैं। अच्छा, ये एक संदर्भ ये है। दूसरा संदर्भ ये है कि जैसे अभी श्री अन्न के बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा, जो मिलट करके, जैसे सामा है, कौनी है, चीना है, तो ये चीज़ें पहले हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई थी, फिर नई चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया। तो पहले जो ये चीज़ें थी, अब जो नए सिरे से हम लोग जो कर रहे हैं, उसको अब इसको कैसे विकसित किया जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि वो तो भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित मामला है। उसको कैसे विकसित किया? थोड़े से अलग नज़र से देखना चाहूँगा। जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि मैं राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन का विद्यार्थी हूँ, तो हम देखते हैं कि हमारी जो भारतीय जीवन पद्धति थी, भारतीय विचार, भारतीय ज्ञान था, तो दुर्भाग्य से हमारे देश के ऊपर अलग अलग विदेशी शासकों का शासन रहा और उन्होंने हमारी जो कृषि व्यवस्था थी वो अव्यवस्थित करने का काम किया, उसमें रुकावटें डालने का काम किया। और आज के संदर्भ में हम देखते हैं
तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे फोर्स जो आ रहे हैं उसका भी प्रभाव वो पड़ कृषि को इतना बाधित कर रहे हैं, हमारा खाने का पैटर्न वो चेंज कर रहे हैं। पहले हम छाछ पीते थे, पहले हम दूध पीते थे, यहाँ की अगर बात करें तो हम जो स्थानीय स्तर पे जो उपलब्ध चीजें हैं, सत्तू का माड़ पीते थे, सत्तू पीते थे। हाँ। तो लेकिन हम देखते हैं कि अब हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं या ऐसी चीजें पी रहे हैं कि जो आर्थिक दृष्टि से भी कॉस्टली है और शरीर के लिए भी हानिकारक है। तो मैं समझता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी एक चिंतन करने का समय आया है, और हमारे नीति निर्धारक है उन्होंने भी उस बात को गंभीरता से लेते हुए श्री अन्न की बात हो गई या सेंद्रिय खेती की बात हो गई, या हमारे यहाँ की इंडिजिनियस वैरायटी को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं इसकी बात है। इवन लाइव स्टॉक के अंदर हमारे जो गाय भैंस है उनकी जो इंडिजिनियस वैरायटी है उसको हम किस प्रकार से प्रिजर्व करेंगे और आगे ले जाएंगे, ये भी बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं, इस चुनौतियों से भारतीय ज्ञान परंपरा को और कैसे समृद्ध किया जा सकता है? जी जी, इसके बारे में श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जिन्होंने भारतीय किसान संघ की स्थापना की जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा दर्शन दिया है। वो कहते हैं कि भारतीय खेती जो है उसका अगर सही वर्णन किया जाए तो वो सिर्फ कृषि प्रधान नहीं है, अपितु कृषि गो वाणिज्य प्रधान है। एक चक्र है, पूरा एक चक्र है और उसको एक एकात्म दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। आधुनिक इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम सोचते हैं कि खेती प्राइमरी सेक्टर में आती है और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर कुछ अलग है, लेकिन दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहते हैं कि खेती एक जीवन पद्धति है और जीवन के हर क्षेत्र में उसका प्रभाव है और उसको अलग अलग पद्धति से देखना जाना चाहिए या विकसित किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें खेती को सिर्फ एक कल्टीवेशन तक सीमित ना रखते हुए एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, लाइव स्टॉक के ऊपर बढ़ावा देना या छोटे छोटे स्टार्टअप खेती के अंदर शुरू कर देना, कृषि व्यापार से संबंधित उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी, युवा भी खेती की तरफ आकर्षित होंगे। ये भी एक समस्या है कि युवा खेती तरफ आ नहीं रहे हैं, तो आने वाले दिनों में खेती कौन करेगा, ये भी एक समस्या है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को वर्तमान के चुनौती के संदर्भ में हम किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में भी कार्य करने की आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि से संबंधित ही, जैसे आपने गाय की बात की या पशुपालन की बात की जी, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि से संबंधित ये जो गोवंश है जी या जानवर पालन है या कुक्कुट पालन है जी, तो ऐसा भी सिस्टम भारतीय ज्ञान परंपरा में इसके साथ जुड़ा हुआ रहा है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। गोपालन के साथ ही साथ, गोपालन तो रहा ही जी, लेकिन उसके साथ साथ अन्य चीजें जैसे बकरी पालन है, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, जी जी जी, कुक्कुट पालन है, बिल्कुल, यानी मतलब वो बत्तख पालन है, इस प्रकार की भी कुछ चीजें रही है। इस प्रकार से तो रही है। इससे आगे भी हमारी पूरी जो ग्रामीण व्यवस्था थी जी, जिसको हम मराठी में 12 बलुतेदार पद्धत बोलते हैं, लोहार थे, सुतार थे, जो ये अलग अलग प्रोफेशन थे वो भी खेती के साथ जुड़े हुए थे। कुम्हार थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये सारी एक ग्रामीण व्यवस्था ही कृषि व्यवस्था थी। ये समेकित इकोनॉमिक सिस्टम और ये इतना इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम इतनी ये सस्टेनेबल थी कि पूरे गांव की जरूरतें पूर्ण करने का सामर्थ्य उस व्यवस्था के अंदर था। लेकिन आज हम देखते हैं वो व्यवस्था अव्यवस्थित होने के कारण बहुत सारे लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं और ना ही वो शहर में ढंग से रह पा रहे हैं और ना ही गांव की उनकी जमीन है उसका विकास हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन जैसी स्थिति उन लोगों की भी है। तो अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को जमीन स्तर पर उतारेंगे तो मैं समझता हूँ कि शहरों के ऊपर जो बोझ बढ़ रहा है वो भी कम हो जाएगा और बहुत सारे लोग जो बाय कंपल्शन माइग्रेशन करते हैं उनके लिए भी गांव के अंदर ही कुछ ना कुछ कार्य करने का मौका जो है वो भी मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि के साथ ही साथ एक अन्य प्रकार का जो विज्ञान है वो भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जैसे लोहारों का विज्ञान जुड़ा हुआ है, स्वर्णकारों का विज्ञान जुड़ा हुआ है,
कुम्भकारों का जी। विज्ञान जुड़ा हुआ है। जी, तो ये भी परंपरा का पार्ट रहा है। ये भी परंपरा का पार्ट रहा है। अच्छा अच्छा। और उसे भी हमें गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। इसको थोड़ा सा और हमारे दर्शक को थोड़ा व्याख्या सहित इसमें इसको बताइए। महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया। जी जी और जो ग्राम स्वराज्य की वो बात करते हैं जी। या विलेज रिपब्लिक जी। जिसको हम कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम भारत को भारतीय पद्धति से विकसित करना चाहते हैं तो हमारे भारत के ग्राम को दोबारा स्वयं पूर्ण करने की आवश्यकता है। और जब तक हमारे गांव स्वयं पूर्ण नहीं होंगे, गांव स्तर पे ही उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, तब तक हम सही मायने में भारतीय पद्धति से देश का विकास नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण हमें अब ये देखना पड़ेगा कि अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छी बात कही। एक उन्होंने पूरा नाम का कंसेप्ट दिया था, प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया। मतलब शहरों की जो सुविधाएं है वो हम ग्रामीण स्तर तक पहुंचाए और गांव का जो सुकून है उसको वैसे ही रखें और गांवों का विकास करें, ना कि हम धीरे धीरे गांवों को शहरों में कन्वर्ट करें। आज आप पुणे जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे तो धीरे धीरे आसपास के विलेजेस सिटी का पार्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सिटी जो है उनको अपनी निगलती जा रही है। हाँ, तो ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि हमारा अगर ऐसे ही होता रहा तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी और खेती करने के लिए ज़मीन ही नहीं रहेगी। और हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है तो हमारे लिए इतनी आवश्यकता है खेती की और एग्रीकल्चर लैंड की, तो उसको भी बचा के रखना। और इस संदर्भ में भी भारतीय ज्ञान परंपरा मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। तो एक प्रश्न और इसमें ये खड़ा होता है कि अब तो जो कृषि हमारे यहाँ की है वो पूर्ण रूप से मशीनीकृत हो गई है। जी जी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक और डीजल, पेट्रोल और इस प्रकार से उसको हम फिर से वो पुराने समय में वो पुराना औजार, वो पुरानी व्यवस्था ऐसा कैसे डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें पराशर संहिता में ऋषि पराशर इसको बहुत अच्छे से बताते हैं जी। वो कहते हैं कि भारतीय खेती हमारे लिए एक बिजनेस नहीं है, एक व्यवसाय नहीं है, वो एक हमारे संस्कृति का हिस्सा है। मतलब हमारी चिंतन को ही बदलना पड़ेगा। हाँ, हमारे जीवन पद्धति का हिस्सा है। लेकिन अगर हम पाश्चात्य देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, उनके लिए एग्रीकल्चर एक बिजनेस एंटिटी है, एक इकोनॉमिक एंटिटी है। उससे वो प्रॉफिट लेना चाहते हैं। भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से वो खेती के साथ जुड़े हुए नहीं है। इसीलिए वहाँ का जो फार्म मैकेनाइजेशन है, क्योंकि मैं खुद एक एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ, फार्म मैकेनाइजेशन में मैंने काम किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो वहाँ का जो फार्म मैकेनाइजेशन है वो एक अलग प्रकार का है। लेकिन भारत के अंदर जब हम इस प्रकार से मशीनरी लाने का प्रयास करेंगे तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भारत में सिर्फ एक एग्रीकल्चर एक बिजनेस एंटिटी नहीं है, वो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। भावनात्मक और सांस्कृतिक स्तर पे हम उससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमें मैकेनाइजेशन उसी स्तर तक लाना चाहिए कि जो हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। तो इसका भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। अच्छा, और इसी से एक मतलब कृषि से ही संबंधित एक और पार्ट है, उसको बोलते हैं बागवानी जी। तो ये बागवानी में भी हमारी परंपरा समृद्ध रही है। बागवानी जैसे आम का बगीचा है, बिल्कुल, लीची का बगीचा है जी। जैसे आप अपने तरफ हम देखते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में तो वहाँ पर संतरा है, बिल्कुल बिल्कुल, अंगूर है जी। तो उसमें भी हमारी परंपरा क्या समृद्ध रही? हाँ, उसी में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुराणों में भी आम्रवाटिका और इस प्रकार से उल्लेख आते हैं। तो बिल्कुल अशोक वाटिका, जब रामायण की बात होती है तो सीता मैया को जहाँ रखा हुआ तो जड़ी बूटियों का अपना जड़ी बूटी का भी अपना एक रहा है। तो हमारे यहाँ पे मैं तो जब मैं अध्ययन करता हूँ और पीछे जाके देखता हूँ तो ये समझ पाता हूँ कि आज की जो हमारी कृषि है उससे भी ज़्यादा विकसित और उससे भी ज़्यादा शाश्वत सोच हमारी पूर्वजों की थी और हमारी ऋषि मुनियों की थी खेती की तरफ देखने की। और इसी कारण इतने सालों में भी हमारे खेती की जो सुपीकता है वो मतलब वैसे ही रही। आने वाले दिनों में हमारे सामने ये भी एक महत्वपूर्ण विषय आएगा कि जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी भी बना के रखना है और उसको नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने से भी पूरी तरीके से रोकना है। तो इन दोनों संदर्भ में हमें
भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार लेते हुए ऐसे अलग अलग आयाम ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे अलग अलग टेक्निक्स ढूंढने पड़ेंगे जिससे खेती से आय भी बढ़े और खेती शाश्वत रूप से आगे चलती भी रहे। जैसे आपने एक बताया कि हमारे ज्ञान परंपरा में जो मिट्टी का जो कृषि योग्य जो भूमि है, मिट्टी है, लंबे समय तक खेती करने के बाद भी वो बंजर नहीं हो पाया। तो ऐसी कौन सी वो टेक्निक थी, हम वो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ऐसी वो कौन सी टेक्निक थी कि इतने दिनों तक खेती करने के बाद भी उसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं आए या उसका कोई सिस्टम बदला नहीं। जी, इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि हमारे भारतीय खेती और भारतीय दृष्टिकोण जो है, हमने कभी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, केमिकल ज़्यादा खतरनाक है। हमने हेल को एक लिविंग एंटिटी मानी, एक जीवित एंटिटी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, और हमने ये देखा कि जैसे हमारा हेल्थ है वैसे सॉइल का भी हेल्थ है, और उसको अगर बनाए रखना है तो हमें ऐसी चीज़ें उसके अंदर डालनी है कि उसमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हानि ना हो, क्योंकि सारे एक दूसरे के साथ डिपेंड हुए हैं और उनकी भी अपनी एक इकोसिस्टम है, उनका भी अपना एक हैबिटेट है। तो इस पद्धति से हमने मिट्टी की तरफ देखा और हमारा पूरा क्रॉपिंग पैटर्न हमने उसी प्रकार से बनाया था। हमारे पूरी इरिगेशन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम भी उसी प्रकार से हमने बनाई हुई थी, जिससे कम हानि हो भूमि की या मिट्टी की और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सुपीकता बनी रहे। तो इस प्रकार से हमने अपना पूरा एक खेती करने की पद्धति को बनाया रखा था। अब ये हो गया कि हम ये चाहते हैं कि मिट्टी का कुछ भी हो जाए, हमारा प्रोडक्शन बने। मतलब अब हम उसको मातृवत व्यवहार नहीं कर मतलब रहे हैं जैसे भूमि सुपोषण करके हम जो बोलते हैं, या पहले किसान जब जमीन की मशागत करता था तो उसकी पहले पूजा करता था, उसको माँ समझता था, और वो समझता था कि माँ हमारी पालन पोषण कर रही है, माँ हमें अन्न दे रही है। उस भाव से वो जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं उस भाव को भी उजागर करने की आवश्यकता है। तो इसमें भी सोच बदलने की ज़रूरत है। जी। और इस सोच के कारण हमारी जो मिट्टी थी वो इतने दिनों तक सुरक्षित रही और बिल्कुल रही। साथ ही साथ अगर हम आज मान लीजिए जो केमिकल का उपयोग न करें, फर्टिलाइज़र का उपयोग न करें, तो जितनी उपज और पैदावार हो रही है उसमें तो कमी आ जाएगी ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। अब हम इस कगार पर पहुंच चुके हैं कि अचानक से अगर हम केमिकल्स यूज़ करना बंद करें और सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर उपयोग करना शुरू करें तो जैसे आपने कहा वैसे हो सकता है। इसी कारण हमें अब इस प्रक्रिया को धीरे धीरे केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर हमें धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए शुरुआत में हमें जो हमारे स्टेपल फूड है, जैसे गेहूँ है, चावल है, जवार है, बाजरी है, जो रोज़ के खाने वाली चीज़ है, पहले उसके अंदर बदलाव करना पड़ेगा। और उसके बाद धीरे धीरे अन्य, जैसे आपने बागवानी कहा, या अन्य जो कैश क्रॉप्स है उसके अंदर बदलाव करना पड़ेगा। और इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे एक इस प्रकार से एक मैकेनिज्म, आंदोलन मैकेनिज्म करने की, सामाजिक क्षेत्र से भी और नीति निर्धारण करने और लोगों दोनों ने मिल के आके इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है। खेती का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है बीज। जी, बीज संरक्षण से, बीज के संवर्धन से, बीज को व्यवस्थित करने से संबंधित हमारे यहाँ कुछ नॉलेज रहा है? जी, हमारे यहाँ पे कभी भी हम बीज को खरीदते नहीं थे। अगर आप अपना कृषि का इतिहास देखेंगे, लेकिन आज हमने हाइब्रिड वैरायटी के कारण और बहुत सारे बीटी वैरायटीज आई है, तो हम बीज को खरीदते हैं, और जो हमारे खेत का जो बीज है उसकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो रही है, वो दोबारा आता नहीं है। और जो सीड कंपनीज है उन्होंने भी जानबूझ के इस प्रकार से बीज बनाए हैं कि दोबारा ऐसे केमिकल डाले हैं कि वो दोबारा हो नहीं, प्रोडक्टिविटी उसकी खत्म हो और दोबारा किसान उन्हीं के पास खरीदने के लिए चले जाए। लेकिन आप जब गाँव में जाएंगे और आज से 50 साल 100 साल पहले जिस प्रकार से वो बीज एक हम कहते कि सीड बैंक जैसा होता था, गाँव के अंदर लोगों के पास, किसी के पास गेहूं का बीज रहता था, किसी के पास चावल का रहता था, और वो एक दूसरे को दे देते थे। बीज को कभी सेल नहीं किया जाता था, बीज को प्रिजर्व किया जाता था, बीज को स्टोरेज किया जाता था, और सामूहिक स्टोरेज सामूहिक भी सिस्टम था। अब एक हिमाचल प्रदेश में एक गांव है, तो अभी भी उस गांव के अंदर उन्होंने बहुत सारे इंडिजिनियस जो सीड वैरायटी है उसको प्रिजर्व करके रखा है, और एक अच्छा एक रोल मॉडल के रूप में वो उभरा है। मुझे लगता है उससे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमारे ग्रामीण स्तर में किसानों ने जो बीज है वो जितने इंडिजिनियस बीज वो इस्तेमाल करें उतना खेती का आरोग्य भी अच्छा रहेगा,
और हम सभी का, क्योंकि हम वही अन्न खा रहे हैं, तो हमारा भी जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा। तो ये बीज का जो सिस्टम है वो उसको फिर कैसे अपने तरह से चेंज किया हाँ, जाए? इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता जी। हूँ कि अब ये हुआ है कि अभी के जो बीज है, जो हाइब्रिड वैरायटीज़ है, जी। उसको केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता ज़्यादा लगती है, उसको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की भी आवश्यकता ज़्यादा लगती है। हाँ, हाँ, ज़्यादा लगती और है। जो देसी बीज है वो आप गोबर भी डालेंगे या जो अपना भारतीय जो खाद है उससे वो ग्रो करेगा, और वो जो कीटक है या कीड़ है वो उससे भी अपने आप, उसके अंदर जो एक क्षमता है कि वो अपने आप को बचाएगा। तो जहाँ तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही जुड़ा हुआ यह विषय है कि जब हम भारतीय पद्धति के बीज को लगाएंगे तो अपने आप ही हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड का जो उपयोग है वो कम होता जाएगा और हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे। और यही कारण था कि हमारे देश के अंदर हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि हमारे पास इंडिजिनियस बीज थे और उनकी वो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, क्योंकि वो उसी एरिया में डेवलप हुए थे। ये कारण है। तो हम को अब भारतीय ज्ञान परंपरा को अगर हम फॉलो करते हैं जी और अपने स्वदेशी पद्धति को विकसित करते हैं जी तो हमें किसी न किसी रूप में हमको अब जी ऑर्गेनिक खेती के तरफ बढ़ना जाना पड़ेगा। चाहिए जी या पड़ेगा। जी उसी से हमारा कल्याण बिल्कुल। होगा। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आप आए, जी आपका बहुत बहुत स्वागत व बहुत बहुत धन्यवाद। जी और हम इसी तरह के कार्यक्रम में उपस्थित होते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार। जी नमस्ते।